नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन तिवारी और अभी हमने बीपीएड के आंसर की डाल दी है और एमपीएड के आंसर की अपन लेके आए हैं। और एमपीएड के आंसर की बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत मज़ेदार पेपर है। जितनी गलतियां बीपीएड में हुई है यहाँ गलतियां कम है, एक आध कोई गलतियां हैं। पेपर बहुत अच्छे लेवल का है। एमपीएड में अगर आप पेपर ले रहे हो तो ऐसा ही पेपर लेना चाहिए और ये बहुत मज़ेदार पेपर है। अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है और मैं सिर्फ आंसर बताते हुए चलूंगा। एक्सप्लेनेशन में किसी दिन और दिन इस वीडियो को डाल दूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रों में से एक कौन सा खेल दर्शाया गया है? कि अजंता जो एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उनमें कौन सा खेल दर्शाया गया है? तो कौन सा दर्शाया गया है? पचीसी नाम का खेल दर्शाया गया है। स्पार्टन खेल के जो मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता था? प्लेटानिस्टस। उसके बाद में माउंट टिग्रिस नामक स्थान का उपयोग स्पार्टन्स द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? अरे भाई, जो कमजोर बच्चे होते थे उनको जीने का अधिकार नहीं होता था, तो क्या मौत के लिए फेंक दो माउंट टिग्रिस पर्वत से। 15वीं शताब्दी में सामंती इंग्लैंड में कौन से खेलों को सबसे ज्यादा लोकप्रिय था? तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे तीरंदाजी यानी शूटिंग, मतलब तीरंदाजी यानी मतलब क्या कहते हैं उसको, आर्चरी, और आपका गोल्फ बहुत ज्यादा प्रचलित था। उसके बाद में बीएन पियर डी कुबर्टिन, फादर ऑफ ओलंपिक्स, कौन से देश से थे? फ्रांस से। बहुत बढ़िया। 5 के बाद में अपन सीधे अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट का ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी समाज में शारीरिक शिक्षा और एथलेटिक खेलों को किस काल में बहुत महत्व दिया जाने लगा? अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बताता हूं। आपको पता है 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक खेल चालू हुए। प्राचीन ओलंपिक खेल चालू हुए, सबको पता है प्राचीन ओलंपिक खेल कब चालू हुए? 776 बीसी में। अब अपन को इतना सा ध्यान रखना है, तब प्राचीन ओलंपिक में सिर्फ एक ही प्रतियोगिता होती थी, उसका नाम था स्टेडियन या स्टेड। तो बाद में जाके जब 500 से 400 बीसा का जो समय था उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल जो एक्टिविटी या फिर खेल ज्यादा प्रचलित थे। उसके बाद में चलूं, HVPM यानी श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल, जिसका पुराना नाम हनुमान क्लब है, उसकी स्थापना है जो वेद ब्रदर्स ने 1914 में की। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना 1957 17 अगस्त। उसके बाद राजीव कुमारी कोचिंग स्कीम कब शुरू हुई? 1953 में। और बंद कब हुई? 18 अक्टूबर 1961 को। यह विश्वास है कि जीवन प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित होता है। द बिलीव दैट लाइफ गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर। अब कौन सी फिलॉसफी है? नेचर यानी नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद। आगे चलते हैं। यह विश्वास है कि वास्तविकता का जो है मानव अस्तित्व और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है, जो यह निर्धारित करती है कि क्या सत्य है, किस दर्शन का केंद्र है। इसमें बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये कौन सा है भाई? एग्जिस्टलिज्म या फिर अस्तित्ववाद की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अस्तित्ववाद। वह दर्शन जो सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग पर जोर देता है, इसको कहते हैं इंपेरिकलवाद या प्रयोजनवाद या फिर व्यवहारवाद। उसके बाद में चलते हैं, यह विश्वास की अनुभव सत्य पर आधार है, न कि आदर्श वास्तविकता या किसका। तो ये कौन सा हो गया भाई? व्यवहारिकतावाद या प्रैग्मेटिज्म, जिस पर फिजिकल एजुकेशन आधारित है। उसके बाद में यह विश्वास है कि मन शरीर अलग अलग सत्ताएं हैं, उसको क्या कहते हैं? जो अलग अलग होता है उनको कहते हैं द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म, लेकिन जो सभी एक हो उनको क्या कहते हैं? मोनिनिज्म। आगे वो भी क्वेश्चन देखने को मिला है इस पेपर में। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की कौन सी संरचना आनंद के सिद्धांत पर काम करती है? मजे के लिए जीना है, किसी का कुछ नहीं सोचना, ना वास्तविकता में जीना है, तो उसमें क्या आ जाएगा? इड या आपका ये ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में तीसरे घटक का नाम क्या है भाई? थर्ड घटक का नाम क्या है? सुपर ईगो। पुरुष एथलीट के लिए प्रति किलोग्राम शारीरिक द्रव्यमान का प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? हालांकि वैसे तो 1.2 से 1.04
4 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 kg मतलब 1 ग्राम प्रति केजी तो अपने को चाहिए ही चाहिए होता है। उसके बाद एक गतिहीन वैक्स को इष्टतम कार्य बनाए रखने प्रति कितनी पानी की आवश्यकता होती है। अगर कोई आदमी है जो ज्यादा गति नहीं करता लेकिन उसको अपना जीवन बनाए रखने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो कम से कम भी वो 1.5 लीटर तो पानी पिए या फिर 1 पॉइंट या 1 लीटर 1 मिनट ऊर्जा वेग प्रति किलोग्राम 2 लीटर। ठीक है, ये कह रहा है एक गतिहीन वयस्क को इष्टतम कार्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा वे के प्रति कैलोरी 2 मिलीलीटर 4 मिलीलीटर। ओके, एक बार इसका अपने को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये 18वां क्वेश्चन है। इसका एग्जैक्ट मैं और वो करूंगा, इसको क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने हिसाब से। सभी पोषक तत्वों को पाचन और अवशोषण कितने प्रतिशत छोटी आंत में होता है? तो भाई 90% तक हो जाता है और 10% कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु नहीं होता है? तो आपको पता है नाइट्रोजन सिर्फ किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में ही नाइट्रोजन होता है। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? CHO, C यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा आंसर? नाइट्रोजन। अगला है शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की मतलब अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी प्रतिशत मात्रा चाहिए उसको? भाई 60% मात्रा चाहिए। ग्लूकोज अणु के पूर्ण विखंडन में कुल कितने ATP की शुद्ध ऊर्जा होती है? तो आपको पता है कि भाई कितने ATP मिलते हैं? भाई 38 ATP मिलते हैं। उसके बाद में कार्ल रोजर्स और अल्फ्रेड एडलर द्वारा व्यक्तित्व के अध्ययन के दृष्टिकोण का क्या नाम है? भाई व्यवहार दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया है। उसके बाद में किसी विशिष्ट परिस्थिति में कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप भय, तनाव, आशंका या, तो साफ साफ बात क्या कर रहा है? परिस्थिति की बात कर रहा है। और जब परिस्थिति मतलब कोई विशिष्ट परिस्थिति आ जाए, मतलब स्टेट एंजाइटी या स्थिति एंजाइटी। आगे क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सीखने की क्षमता, इच्छा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तत्परता। तत्परता मतलब रेडीनेस ही नहीं है सीखने में, तो फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने, किसी गतिविधि में कौशल में सुधार करने, किसी समस्या को हल करने और किसी नई स्थिति में समायोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई लर्निंग कहते हैं। कार्रवाई के लिए उत्तेजना की अवधारणा को क्या कहा जाता है? भाई इसमें कहा जाता है ड्राइव। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलस फॉर एक्शन इज कॉल्ड ड्राइव। व्यक्ति के भीतर वह स्थिति जो लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसको क्या कहते हैं? भाई प्रेरणा। 28वें में क्या आ जाएगा भाई आंसर? प्रेरणा। उसके बाद में वह दृष्टिकोण जिसमें मन शरीर एक संयुक्त और एकीकृत इकाई के रूप में जाना जाता है उसको कहते हैं अद्वैतवाद या मोनिज्म। क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद या मोनिज्म कहा जाता है। उसके बाद में सीखने के 3 डोमेन में से कौन सा मोटर कौशल और शारीरिक फिटनेस को दर्शाता है? तो साइको मोटर, हाथों से करके सीखने का, है ना। सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो संज्ञानात्मक ज्ञान की प्राप्ति और बौद्धिक कौशल दोनों से ही संबंधित होता है अपना संज्ञानात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई आंसर? आपका 1 और 3 दोनों हो जाएगा। सीखने का सिद्धांत यानी कंडीशनिंग से सीखना किसका है भाई? वाटसन और आपके कौन है? पावलोव है भाई। ये पावलोविस नहीं है, गलत नाम लिखा हुआ है, इयान पावलोव नाम है। कुल कितनी हड्डियां होती है भाई? 204, आप सभी को पता है। उसके बाद में उस मांसपेशी का नाम बताइए जो निचले जोड़ों पर अग्रभाग के विस्तार के लिए। द नेम ऑफ मसल विच इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म का एक्सटेंशन करना मतलब ट्राइसेप्स। घुटने के जोड़ पर निचले पैर के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार मांसपेशी का। द नेम ऑफ मसल हु रेस्पॉन्सिबल फ्लेक्शन। देखो फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? घुटने का कोण कम होना, तो इसके लिए नीचे की मसल काम करती है, उसका नाम क्या है भाई? हैमस्ट्रिंग। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपको सबको पता है भाई 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं भाई? 4 कक्ष मानव हृदय में होते हैं। उसके बाद में व्यायाम के दौरान अनुमानित अधिकतम जो हृदय गति निर्धारण करने के लिए कौन सा सूत्र आपको पता है? 220 माइनस एज। तो यहां पे आपकी 60 से 80% तक आप रख सकते हो आपकी जो 220 माइनस एज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4।
कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या नहीं होता, हृदय, फेफड़े और धमनियां सब काम में आती है आपकी हड्डियों को छोड़ के, तो आंसर एक राइट हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित सभी मांसपेशियां कूल्हे के घुटने और जोड़ों पर कार्य करती है सिवाय, मतलब बात कर रहा है टू जॉइंट मसल की। क्या कह रहा है ये, ऑल द फॉलोइंग मसल्स एक्ट बोथ हिप और नी जॉइंट, मतलब दो जॉइंट में एक ही मसल का काम करना होता है, टू जॉइंट मसल। और टू जॉइंट मसल में लॉन्ग हेड ऑफ जो बाइसेप्स फेमोरिस है वो नहीं आएगी। उसके बाद में घुटने के जोड़ को खोलना, मतलब अनलॉकिंग द नी, ये किसमें है भाई, पॉप्लिटस नामक मसल की कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस मांसपेशी को परिधीय, मतलब परिधीय का मतलब पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है, मतलब वापिस ब्लड को शरीर को देना किसका काम है, आपके बाएं वेंट्रिकल का। लेकिन शरीर को वापस ब्लड कौन दे रही है, नीचे से, वो दे रही है आपकी सोलियस मसल, जिसको सेकंड हार्ट भी कहते हैं। कूल्हे के जोड़ पे विस्तार की गति किस मांसपेशी द्वारा होती है, ये कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट। एक्सटेंशन सीधी सीधी बात है किसमें होता है भाई, ग्लूटियस मैक्सिमस में आपका ये होता है। टकने के जोड़ को किस प्रकार का जोड़ है, हिंज का जोड़ है। टकने का जोड़ मतलब हिंज जोड़ होता है कब्जा जोड़, जो आपके कोनी में होता है, घुटने में होता है, अंगुली में होता है, आपका टोकोक्रोलन मतलब एंकल जॉइंट में होता है। ये सारे जॉइंट कौन से होते हैं भाई, हिंज जॉइंट होते हैं। आगे चलते हैं, 44 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। कूल्हे के जोड़ का लचीलापन निम्नलिखित में से किस मांसपेशी द्वारा किया जाता है, मतलब द फ्लेक्शन ऑफ हिप मसल। फ्लेक्शन ऑफ किसमें, तो फ्लेक्शन के लिए दो ही मसल जिम्मेदार है, एक तो आपकी इलियोपोज और एक आपकी इलियक, तो पेसोस, सॉरी पेसोस मसल और आपकी इलियकस मसल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट किस प्रकार का है, तो आपको पता है कि चाहे वो इंफीरियर टिबियोफिबुलर हो, चाहे आपकी ये रेडियल अल्नर हो, दोनों कौन से है, सिंडोमोसिस जॉइंट होते हैं। फार्ट लेग एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है गति का खेल या स्पीड प्ले। उसके बाद में आगे चलेंगे, क्षैतिज झुकाव और विस्तार मानव शरीर के किस जोड़ पर चारों ओर गति करता है। क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ आपके, तो ये किसमें करते हैं भाई, शोल्डर जॉइंट पे। आपके ये क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन की बात कर रहा है। क्षैतिज झुकाव किस तल में होता है, द हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन किस में होता है भाई, ट्रांसवर्स में, क्योंकि बीच से कौन काट रहा है, ट्रांसवर्स। तो इस तरह की ये गतिविधि है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, डोर्सिफ्लेक्शन मानव के किस जोड़ के आसपास की गति है भाई, अरे टकने में होती है डोर्सिफ्लेक्शन। एक तो होता है प्लांटर फ्लेक्शन, एक होता है डोर्सिफ्लेक्शन, ये अपने टकने वाले जॉइंट पे होती है। आरबीसी की सांद्रता कृत्रिम रूप से बढ़ाने को क्या कहते हैं, ब्लड डोपिंग। अरे आपका ब्लड अगर एक प्रतियोगिता से पहले निकाल लिया जाए, फिर प्रतियोगिता के 3-4 दिन पहले उसको चढ़ा दिया जाए, तो उसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो ये होती है ब्लड डोपिंग। अपन ये कर नहीं सकते। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला किस वर्ष में, सबको पता है 7 मई 1961। उसके बाद में माका ट्रॉफी का मतलब है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये 1956-57 में ये ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। इसको रनिंग ट्रॉफी भी कहते हैं। आईओसी का पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आप सभी को पता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा KKFI खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित नहीं होती। पैरा चैंपियनशिप होती, सब जूनियर नेशनल होती, अखिल भारतीय आमंत्रण खेल, ये नहीं होती फेडरेशन खो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, इन्विटेशनल टूर्नामेंट खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती है। मैचों की 30 मिनट की अवधि को 15-15 मिनट के दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, दोनों हिस्सों में 5 मिनट का ब्रेक है। तो भाई ये बात कर रहा है कबड्डी की। कबड्डी में 20-5-20 होता है पुरुषों के लिए, सीनियर्स के लिए, और 15-5-15 होता है जूनियर्स के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, महिला जूनियर खिलाड़ियों, सब जूनियर खिलाड़ियों के लिए ये टाइम होता है। बास्केटबॉल में आयुक्त मौजूद है। आयुक्त मतलब होता है कमिश्नर। कमिश्नर कहां बैठता है, देखो बास्केटबॉल में 8 ऑफिशियल्स होते हैं, और 8 ऑफिशियल में 3 तो ग्राउंड में ट्रायंगल रूप से काम करते हैं इस तरह से, और 5 बैठते हैं टेबल के रूप में इस तरह से करके। तो यहां बैठता है कमिश्नर, और कमिश्नर बैठता है स्कोरर और टाइमर के बीच में। तो आंसर हो जाएगा 2 सही। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है 2024 में। तो आपको सबको पता है कि मनु भाकर को शूटिंग में 2 मेडल जीतने की वजह से अभी क्या मिला है भाई, आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अभी मिला है 2024 का। उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ फेफी कब बनी भाई, 2008 को। इसने हाल ही में एक पुरस्कार जीता है। 2024 के जो खेल पुरस्कार है उसमें एक पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 2009 से स्टार्ट होता है। इस बार कौन जीतती है,
फेफी जीतती है। ये इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, ये ऐसा पुरस्कार है जब ये खेल खिलाड़ियों को और खेल को योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दूसरी डिग्री के जलने का प्राथमिक उपचार है? भाई अगर कोई आदमी जल गया तो उसको क्या उपचार नहीं देना चाहिए? आपको पता है कि जले हुए को चिपकने वाली टेप लगाना, तो ये नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। वैज्ञानिक शब्दों में का अर्थ है किसी चीज को सटीक माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। सारे उपकरण टेस्ट में आते हैं। किस में आते हैं भाई? सारे उपकरण किस में आते हैं? टेस्ट में। द साइंटिफिक टर्म टेस्ट मींस इंस्ट्रक्ट टू बी यूज्ड टू एक्यूरेट मेजर्स, और ये क्या है? एनीथिंग, किसी को मेजर करना टेस्ट में आता है। विकास, व्यायाम, प्रदर्शन और पोषण को समझने के लिए मानव आकार, अनुपात, सबको किसको कहते हैं? किनेंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? किनेंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। उसके बाद में जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट क्या है? एक विशेष बास्केटबॉल खेलने की क्षमता का मापन करता है। लोकहार्ट मैक्पियर्सन टेस्ट किसने दिया भाई? आपके एलिन लोकहार्ट और फ्रांसिसी ए मैकफर्सन ने ये टेस्ट दिया था। देखो मैं समय बहुत कम ले रहा हूं क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को मिला लें। बाद में जब भी हमको समय मिलेगा हम इसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। मेरे पास भी समय की कमी है, आप लोग भी, आपको पता चलना चाहिए कि हमारे कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, और सभी को कमेंट में बताना कि किस किस के कितने मार्क्स आ रहे हैं। शटल रन को नापता है, ये भाई एजिलिटी और गति को नापता है। ऑफर टेस्ट इस लॉन्ग जंप का परीक्षण का उद्देश्य है। लॉन्ग जंप आप जब कर रहे हो तो उसका स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, हाँ स्टैंडिंग लॉन्ग जंप का मतलब क्या है? आपकी जो पैरों की जो विस्फोटक जो एक्सप्लोजिव क्षमता है उनको मापने के लिए आप ये करते हो। जॉनसन बास्केटबॉल जो ड्रिबल टेस्ट है उसमें 4 बाधाएं लगाते हो, कुर्सी के रूप में या कुछ भी रख दो आप, तो ये 4 बाधाएं होती है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान बीपीएड के 4 वर्षीय बीपीएड कराता? तो एकमात्र फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है एलएनआईपी ग्वालियर। वो क्या कराता है भाई? 4 साल की बीपीएड कराता है 12वीं के बाद में। एनसीटी का पूरा नाम क्या है? तुम्हें पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ये तुम्हें पता है कि 1995 में ये आई थी, सबको पता है। एनसीटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थित है? जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल। ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में भारतीय जो खेल प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार के एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई, आपको सबको पता है। और इसका जो उद्देश्य था इस संस्था का बनाने का, क्योंकि अपन ने 9वें एशियाई खेल आयोजित करवाए थे। उन 90वें एशियाई खेल 1982 में जब हमने आयोजित करवाए तो उसमें हमने खूब सारे स्टेडियम बनवाए। उन स्टेडियम को देखभाल करने के लिए कोई था नहीं ऐसी, तो वो हमने बनाई उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो ये है भाई 6 मार्च 1984, इसका आंसर हो जाएगा। उसके है निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय जोड़ है? एक अक्षीय का मतलब एक ही तरफ करता है, एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो ये कौन सा हो गया? हिंज जॉइंट। जड़त्व के नियम को अपन गति का पहला नियम भी कहते हैं, सबको पता है। उसके बाद एक्सिस सदिश के रूप में, मतलब एक्सिस पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साइड टू साइड। क्या कह रहा है ये? एक्सिस पासेस हॉरिजॉन्टल फ्रॉम साइड टू साइड, तो ये क्या हो जाएगा भाई? आपका फ्रंटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशी क्वाड्रिसेप्स का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा है, पूछा है। रेक्टस फीमोरिस बिल्कुल है, हाँ, तो सिर्फ 2 ही आ जाएगा इसका आंसर। जब शरीर का कोई अंग शरीर के केंद्र से दूर जाता है तो अब दूर चला जा, अबडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? अबडक्शन। 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बहुत जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। सिर और पहली कशोरेखा के बीच में जो ऊपर नीचे की जो गतिविधि होती है ना, हाँ की वो, तो ये क्या होती है भाई? प्रथम क्लास के लिवर में ये होती है, जिसमें बीच में क्या होता है? फलक्रम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शारीरिक विकृति है जो रीढ़ की हड्डी की पार्श्व विकृता, मतलब साइड, एस आकारीय या सी आकारीय, मतलब स्क्लेरोसिस। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन आल्सो नोन एज स्क्लेरोसिस। वह स्थिति जब फुटबॉल जमीन पर रखा जाता है, तो उदाहरण किसका है भाई? जब फुटबॉल को आपने जमीन पर रख दिया तो अब वो कौन सा हो गया? स्थिर संतुलन हो गया, बिल्कुल स्थिर संतुलन में वो आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार नहीं है? तो काल्पनिक शोध नहीं होती, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक होती है। शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? शोध समस्या की पहचान करना, भाई किस टॉपिक पे आपको शोध या रिसर्च करनी है। उसके बाद में शोध साहित्य की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? पहले किसने क्या की है, मतलब पृष्ठभूमि को पहचानना भी बिल्कुल है, कमियों को पहचानना, मतलब गैप्स को पहचानना कि कहां अपन कर सकते हैं, दोहराव से बचना, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शोध में परिकल्पना का अर्थ क्या है? परीक्षण की जाने वाली धारणा, मतलब शोध की परिकल्पना का मतलब है टेंटेटिव गेस, टेंटेटिव एजुकेटिव, मतलब एक सोचा समझा ऐसा धारणा जिसको हमको क्या करनी है? टेस्ट करना है। डेटा विश्लेषण में क्या शामिल होता है भाई? डेटा की
व्याख्या करना डेटा इंटरप्रिटेशन में या फिर डेटा एनालिसिस में शामिल है। ऑफर्ड यू ऑफ फिटनेस का घटक कौन सा नहीं है? 84वें का क्या नहीं है भैया? ऊंची कूद नहीं है। उसके बाद में रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? किसी भी गतिविधि के बीच बीच में, जैसे मैंने कुछ आपको सिखा दिया, लॉन्ग जंप करना, फिर उसका टेस्ट ले लिया तुरंत का तुरंत, तो ये हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस। 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मोटर फिटनेस का आकलन करता है? तो भाई पहला भी करता है, दूसरा भी करता है, जेसीआर भी करता है, और ये क्या है? इंडियाना मोटर फिटनेस भी। तो पहला और दूसरा, मतलब आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ज्ञान परीक्षण माना जाता है? तो लिखित परीक्षा को ज्ञान परीक्षण कहा जाता है। हालांकि वो उपरोक्त सभी भी मान सकता है, लेकिन ये नॉलेज परीक्षण नहीं है, ये कौशल स्किल परीक्षण है, और ऊपर का फिटनेस परीक्षण है। तो अपन क्या लिखित परीक्षण पे जाएंगे। अंतर विद्यालय प्रतियोगिता एक प्रकार का क्या है? इंट्रामुरल प्रतियोगिता क्या है? जो एक ही संस्थान के भीतर आयोजित की जाती है, 4 दीवारी के भीतर आयोजित की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई का मुख्य जिम्मेदारी क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर खेल की उत्कृष्टता को बढ़ाना मतलब प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एक्सीलेंस इन कंट्री। उसके बाद में कॉमनवेल्थ प्रत्येक 4 साल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद में है राष्ट्रीय खेल महासंघ का मुख्य कार्य क्या है? अपने संबंधित खेलों को बढ़ावा देना, उनका विनिमय करना, एक आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है भाई? एथलीट द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ पत्रकार को तो नहीं दिया जाता, कोचिंग में के लिए गुरु द्रोणाचार्य दिया जाता है, और आजीवन के लिए ध्यानचंद दिया जाता है। बैडमिंटन शटलकॉक का वजन 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम तक होता है। बास्केटबॉल में एक टीम कब हार जाती है? जब ये सारे कारण हो जाएंगे तब हार जाएगी। ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 2025 एक्विटीज अपडेट में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बैक स्ट्रोक लेज के लिए न्यूनतम, तो भाई ये पहले कितनी थी? 65, उसको घटाकर कितना कर दिया? 60, तो अब कितनी हो जाएगी? 60। नवीनतम नियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में मैचों को विनिमय के दौरान प्रतिस्थापन की अनुमति है। नवीनतम नियमों के हिसाब से जब कोरोना आया तो 3 से बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया? 5 कर दिया, लेकिन अधिकतम 3 ही अपन ले सकते हैं। अब देखना ये कि 3 मानता है या 5 मानता है। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार एक हमलावर के पास पेनल्टी शूटआउट के प्रयास के दौरान स्कोर करने का अधिकतम समय कितना होता है भाई? 8 सेकंड ही उसके पास होता है। लास्ट पेज अपना। नवीनतम नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति रिले टीम को अयोग्य घोषित कर सकती है? जब आपका टेक ओवर जोन, जब उससे भी बाहर चल जाके आप टेक ओवर कर रहे हो उसको, बैटन को, तो वो स्थिति एक्सेप्टेबल नहीं है, आप टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। उसके बाद में है 2025 ITF नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में सर्विस के दौरान फुट फॉल्ट होता है? तो मतलब अगर आपने सर्विस को मारते समय या बेस लाइन के या लाइन के ऊपर जब पैर रख देते हो तो ये फुट फॉल्ट हो जाता है। 2025 FHI नियमों के अनुसार टीमों को वीडियो रेफरल का उपयोग करने की अनुमति कब है? प्रति मैच एक ही वीडियो रेफरल कर सकते हो जब एम्पायर का निर्णय आपके 25 मीटर की उसमें दायरे में आता है। इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन थे। मुझे पता है कि मैंने इनको सुपरफास्ट तरीके से सिर्फ आंसर की बताई है। मेरे पास भी थोड़ा सा समय की कमी है और आप लोगों का भी पूरा एक्सप्लेनेशन का अभी मन नहीं है। मुझे पता है आप लोग पेपर दे के आए हो, थके हुए हो, सिर्फ आपको जानना है कि किसका क्या आंसर आना है। किसी दिन अलग से इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। हालांकि बहुत स्टैटिक जीके के सवाल हैं, बायोमैकेनिक्स थोड़ी अच्छी आई है और बेसिक जो सवाल थे वो कॉन्सेप्ट वाइज पूछे गए थे। नियमों के क्वेश्चन, डेट्स के कोई क्वेश्चन आए वो इजी आए, तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन था। किसी भी व्यक्ति के अगर 60 स्कोर हो रहा है या 70 हो रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया स्कोर है, और 50 से 70 के बीच का स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर है। इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से आपके 2000 लोगों ने मेरे हिसाब से ये एग्जाम दिया होगा, तो बहुत जल्दी आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। और इसमें से भी कोई 1 आध 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ मान ले तो अपन उस समय देख लेंगे। थैंक यू।